सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनावी सरगर्मी की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार आज भी जारी रहेगा। कल मोदी ने अनौपचारिक तरीके से काशी में रोड शो कर ही दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करते जाते हुए लोगों का हुजूम देखने को मिला। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस बाबत शिकायत कर दी है। आयोग ने वाराणसी के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। आज मोदी करीब 3:30 बजे पांडेपुर चौराहे से रोड शो शुरू करेंगे। चौकाघाट, तेलियाबाग, मलदहिया, पटेल चौक होते हुए वो 5:30 बजे महात्मा विद्यापीठ पहुंचेंगे, जहां से जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 8:30 बजे DLW में प्रबुद्ध मिलन कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतिम चरण में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी मोदी के नाम पर भरोसा कर रही है। मोदी वाराणसी में बड़ी तैयारी के साथ उतरेंगे। 5 मार्च को पीएम मोदी दक्षिण वाराणसी विधानसभा में रैली करेंगे। पूर्वांचल में यूपी विधानसभा की 170 सीटें हैं। शाम को वाराणसी में मोदी की सभा होगी। चौकाघाट, तेलियाबाग, मलदहिया, पटेल चौक होते हुए 5:30 बजे महात्मा विद्यापीठ पहुंच जाएंगे और फिर 8:30 बजे DLW में प्रबुद्ध मिलन कार्यक्रम में भाग लेंगे। 6 मार्च को भी मोदी वाराणसी में ही रहेंगे। 6 मार्च को ही आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। 6 मार्च को पीएम मोदी BHU से सटे गढ़वा आश्रम जाएंगे और संत शंखनाद से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त मोदी का पूरा ध्यान वाराणसी में है और वाराणसी वो शहर है जिसका असर पूरे पूर्वांचल पे पड़ता है और शायद यही कोशिश है पीएम की कि आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण में ये पूरा असर वाराणसी से पूर्वांचल में देखने को मिले और सभी सीटों पर बीजेपी को भारी बढ़त मिले। कल वाराणसी में जैसे ही वो निकले मंदिर दर्शन करने के लिए तो अनौपचारिक तरीके से एक रोड शो ही उसे कहा जाएगा, क्योंकि पूरी काशी मानो सड़कों पर थी और भारी हुजूम उनके साथ था। इसे लेकर कांग्रेस ने शिकायत भी कर दी है चुनाव आयोग ने और जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। काशी में अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे और इसका असर पूर्वांचल के लगभग सभी सीटों पर पड़ेगा। इसलिए इस वक्त प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। पहुंचकर कल उन्होंने बिजली को लेकर सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि भगवान ने भी सच्चाई सामने लाकर रख दी है कि कितने झूठ बोले गए हैं। सपा सरकार की तरफ से बिजली मिली ही नहीं है वाराणसी को। और आज भी प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए आइए सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। गौरव शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, कल भारी भीड़ हुजूम देखने को मिला पीएम के मंदिर जाते वक्त और आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं, रोड शो भी है। क्या कुछ तैयारी वाराणसी में? बिल्कुल अभिलाषा, देखिए आज प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में उनके सेकंड फेज का कार्यक्रम है। आज लगभग 2:30 बजे नरेंद्र मोदी दिल्ली से बनारस पहुंचेंगे और उसके बाद वो बाबतपुर हवाई अड्डे से सीधे पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जो है काशी विद्यापीठ के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। और बताया जा रहा है कि पांडेपुर से काशी विद्यापीठ का जो स्ट्रेच है वो नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कल की ही तरह रोड शो के अंदाज में निकालेंगे और तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर नरेंद्र मोदी लोगों के का अभिवादन स्वीकार करेंगे। जब पुलिस लाइन से प्रधानमंत्री निकलेंगे तो हुकुलगंज, चौकाघाट और मलदहिया होते हुए काशी विद्यापीठ पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री का लगभग 7:30 बजे का DLW डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप के परिसर में एक प्रोग्राम है जहां पर वो प्रबुद्ध जनों से मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ मीडिया कर्मी भी उनसे भी वहां पर मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो उनका आज सेकंड फेज का कार्यक्रम है अभिलाषा, उसकी शुरुआत जो होगी वो लगभग 3 बजे से होगी और 8:30 बजे तक वो अपना जो पूरा कार्यक्रम है वो निपटाने के बाद फिर रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल थर्ड फेज के कार्यक्रम के लिए तैयार रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि कल भी कार्यक्रम है गौरव। 6 मार्च को भी मोदी वाराणसी में ही रहने वाले हैं और कई लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। गौरव,
जी बिल्कुल अभिलाषा, देखिए जो कार्यक्रम डिसाइड हुआ था वो 3 दिन का कार्यक्रम था, जिसमें नरेंद्र मोदी आज जो है अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे और आज जो रात्रि विश्राम है वो करके फिर कल, यानी कि एक रात और 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, और जिसको कल भी कई जनसभाएं हैं जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। आज 3 घंटे का वक्त जो है वो वापस जनता के बीच में बिताएंगे। तो ये सारे कार्यक्रम है और सिर्फ मकसद इसका एक ही है, क्योंकि जो चुनाव है आखिरी चरण का वो बेहद अहम है। बनारस को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र तो है ही, यहाँ पर 3 सीटें जो है बीजेपी के पास है, तो इसमें कहीं ना कहीं इजाफा करने की कोशिश करेगी। और इसी के मद्देनजर तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे वो पहले से ही काफी दिनों से डेरा डाले हुए थे। अमित शाह रोज रात में यहाँ पर जो है बैठक करते थे अपने मंत्रियों के साथ, और तभी एक खाका तैयार हुआ था कि प्रधानमंत्री इस बार अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन का समय देंगे, जनता के बीच में रहेंगे और जनता को और वोटरों को अपने पक्ष में अपने दम पर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल गौरव, और जैसा कि कहा जाता है कि वाराणसी का असर होता है पूरे पूर्वांचल में, और इसमें कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है, और पीएम का रहना इसकी तस्दीक है। जानना चाहेंगे आपसे, बीजेपी के और भी क्या सीनियर लीडर्स इस वक्त काशी में ही डेरा जमाए हुए हैं? बिल्कुल अभिलाषा, देखिए तमाम अगर हम नेताओं की बात करें, कहा जा रहा था कि पूरी जो नरेंद्र मोदी का जो पूरा मंत्रिमंडल है वो उस वक्त वाराणसी में ही है। अमित शाह लगातार डटे हुए हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, वित्त मंत्री अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने यहाँ पर व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठक की थी, लामबंदी करने की कोशिश की थी, व्यापारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। स्मृति ईरानी लगातार महिलाओं के बीच में जा रही हैं, आधी आबादी जिसको कहा जा सकता है कि उनको भी अपने पक्ष में पाले में करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि महिला जो थी, जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की जो महिला कार्यकर्ता थी वो भी नाराज थी, क्योंकि टिकट वितरण को लेकर के जो असंतोष था उसमें एक भी महिला प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया था। ज्योत्सना श्रीवास्तव जो थी पहले कैंट से विधायक थी, उनका टिकट काट करके उनके बेटे को ही दे दिया गया, जबकि महिला कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर ज्योत्सना श्रीवास्तव का टिकट उनको नहीं मिला है इस बार, तो इसके बदले भी किसी महिला कार्यकर्ता को ही टिकट देना चाहिए था। तो लगातार ये सारे जो बैठक के और सम्मेलनों के जरिए जो है बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं अपने किले को, अपने गढ़ को बचाने की कवायद कर रहे हैं और तमाम जो है तैयारियों में लगे हुए हैं। अभिलाषा जी बिल्कुल, और जैसा कि गौरव ने हमें विस्तार से बताया कि कार्यक्रम प्रधानमंत्री का भी कल तक यानी कि 6 मार्च तक जारी रहेगा वाराणसी में। गौरव, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए, अपडेट देने के लिए। पूरी तरह से फोकस इस वक्त वाराणसी में है प्रधानमंत्री का, और अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं और वहां के लोगों का प्यार भी उन्हें मिल रहा है। जो भीड़ है वो इसका गवाह बन रही है। इधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मिर्जापुर में 4 और चंदौली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और राहुल गांधी सोनभद्र, मिर्जापुर और जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों पर सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके लिए यहां बीजेपी और अपना दल का पिछले 15 सालों का सूखा खत्म करने की एक बड़ी चुनौती है। मिर्जापुर में बीजेपी की थोड़ी बहुत इज्जत पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह की चुनार सीट जीतकर बचाती रही है, लेकिन 2012 के चुनाव में तो यहां से बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो गया था। मिर्जापुर की 5 सीटों में 3 सपा और 1-1 कांग्रेस और बसपा के पास है। इस बार इन 5 सीटों पर बढ़त लेने के मद्देनजर बीजेपी ने 96 सुरक्षित की सीट समझौते के तहत अपना दल को दी है। मिर्जापुर सदर सीट से बीजेपी के रत्नाकर मिश्र की टक्कर सपा के सिटिंग एमएलए और सपा सरकार में मंत्री कैलाश चौरसिया और बसपा के मोहम्मद परवेज खान से है। तो आज मिर्जापुर चंदौली में अखिलेश की जनसभा है। मिर्जापुर में कांटे की टक्कर है और बीजेपी के लिए सबसे अहम है इस सीट को बचाना। अपना दल को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अभी तक बीजेपी को कोई खास सफलता इस सीट पर नहीं मिली है, क्योंकि सपा, कांग्रेस और बसपा को ही जीत हासिल हुई है। वहीं राहुल सोनभद्र, मिर्जापुर और जौनपुर में जनसभा करेंगे। आखिरी चरण के मतदान के लिए पूरी तरह से ताकत अब झोंक दी गई है और पूर्वांचल के ये क्षेत्र बेहद ही निर्णायक माने जा रहे हैं।
तो मिर्जापुर में अपना दल की अनुप्रिया पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी और अपना दल का गठबंधन है और ये यहाँ की जिम्मेदारी जो है वो अनुप्रिया पटेल पर है। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे, बीजेपी के लिए मिर्जापुर सीट कितनी अहम रहने वाली है, क्योंकि अभी तक सपा, बसपा और कांग्रेस को ही यहां पर कामयाबी मिली है। अनुप्रिया पटेल पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है? बिल्कुल अभिलाषा, देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मिर्जापुर के जो तमाम जो विधानसभा है बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल सोनेलाल गुट से जो उनका बीजेपी का जो एक गठबंधन है और उसके आधार पर ही बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश करे कि जो पटेल, खास तौर पर जो पटेल वोटर्स हैं उनको अपने पक्ष में किया जाए, उनको अपने पाले में किया जाए, ताकि वहां पर जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। पहले अगर इसी से जोड़ते हुए अगर हम देखें अभिलाषा, तो रोहनिया की अगर हम बात करें, वाराणसी के कुछ वैसा ही समीकरण है। यहाँ पर भी पटेल वोटर्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने हालांकि इस बार जो है रोहनिया विधानसभा की सीट अपने पास रखी है, लेकिन जहां कहीं भी अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन है, अपना दल एस के साथ गठबंधन है, वहां पर सीधे सीधे स्ट्रेटेजी यही है कि अपना दल के साथ मिलकर के जो भी जो पटेल वोटर्स हैं उनके साथ जो फॉरवर्ड लॉबी है और तमाम जो समुदाय के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लामबंद करके वो सीट अपने पक्ष में की जा सके। अभिलाषा जी बिल्कुल, गौरव आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वाराणसी और यूपी में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा करते किया उन्होंने, लेकिन 15 मिनट की लोड शेडिंग ने उनके दावे की हवा निकाल दी और साथ ही पीएम मोदी को हमला करने का एक मौका दे दिया। अखिलेश और राहुल बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर गए और उसी वक्त वहां की बिजली गुल हो गई। इस पर मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में 24 घंटे बिजली मौजूद रहने के दावे की रियलिटी रिपोर्ट आ गई है। खास बात यह थी कि इस मौके पर राहुल और अखिलेश के साथ डिंपल यादव भी मौजूद थी। में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है, नहीं मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अब मुझे देने की जरूरत है, आपको देने की जरूरत है? अरे भोले बाबा ने खुद ने पर्चा दिखा दिया। गौरव का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ये बेहतरीन मौका पीएम के हाथ लग गया जब लोड शेडिंग की वजह से खुद अंधेरे में घिर गए राहुल, अखिलेश और डिंपल यादव मंदिर प्रांगण में। बिल्कुल अभिलाषा, देखिए सीधे तौर पर पीएम ने जिस तरीके से कल तंज किया है, टाउन हॉल से जो लाइट कटने को लेकर के जो जिक्र किया है उन्होंने और कहा कि मुझे क्या गंगा मैया की कसम खाने की जरूरत है क्या? अखिलेश यादव ने एक जनसभा में कहा था कि वहां बनारस में 24 घंटे बिजली मिलती है और इसको लेकर के ही अखिलेश यादव ने बड़ी बड़ी बातें कही थी। लेकिन यहां बनारस की बात करें तो ये पहला मौका नहीं था अभिलाषा जब ऐसा हुआ है। इसके पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जब एक प्रेस वार्ता कर रहे थे उस दौरान भी बिजली चली गई थी। और कल जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कल उस अगर बात करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी और डिंपल यादव रथ पर सवार होकर के बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रही थी और चौक इलाके में जैसे ही उनका जो कॉन्वॉय था जब वो पहुंचा उसके पहले एक 15 मिनट का ब्लैकआउट हो गया, जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिल गया और नरेंद्र मोदी ने खुले सभा में पूरे समर्थकों के सामने इस बात को कहा कि अखिलेश यादव जो दावा करते हैं उससे अलग है जमीनी हकीकत और कल इसका प्रमाण खुद भोले बाबा ने, मां गंगा ने दे दिया है। तो कुल मिलाकर के जो आरोप प्रत्यारोप है एक दूसरे के ऊपर और जो मौजूदा स्थिति अगर बात करें, जो आखिरी चरण का चुनाव है, इसको लेकर के जो तमाम जो सियासी दल हैं वो एक दूसरे पर हमला करके कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरा राजनीतिक दल है वो पूरी तरीके से विफल है और वो कहीं किसी भी तरीके का कोई विकास कार्य अब तक नहीं हुआ है। जो कल नरेंद्र मोदी ने भी खुद जनसभा में, जो टाउन हॉल में जनसभा संबोधित कर रहे थे, तो
उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया और कहा कि अखिलेश यादव जो कहते हैं उससे जमीनी हकीकत बहुत अलग है। अभिलाषा। जी बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी की साख कैसे बचे, इस जद्दोजहद में पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व जुटा हुआ है। इस कड़ी में काशी की सड़कों पर पीएम मोदी का रोड शो हुआ, जिसमें जनता जमकर सड़क पर आई और मोदी मोदी के नारे भी खूब लगे। सड़क पर उमड़ा ये जन समूह, मोदी मोदी के लग रहे नारे, और सड़क पर खड़े समर्थकों पर फूल फेंकते हुए पीएम की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि वाराणसी बीजेपी के लिए कितना अहम है। वाराणसी की 8 सीटों के नतीजों से सीधे पीएम मोदी की प्रतिष्ठा जुड़ी है। लिहाजा आखिरी चरण के रण के लिए बीजेपी और पीएम मोदी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीएचयू से शुरू हुआ और काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए मोदी का रोड शो काल भैरव मंदिर तक पहुंच गया। भीड़ को देख बीजेपी नेताओं का मन गदगद हो रहा था। इस दौरान समर्थकों का उत्साह शबाब पर था। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये जो रोड शो का जो आप आकलन कर सकते हैं, इसमें विरोधियों का एकदम सफाया हो गया। आज से काशी का वातावरण एकदम चेंज और काशी भगवामय हो चुका है। आज पूरा देश मोदी जी से उम्मीद रख रहा है। बच्चे तक हम देखेंगे, बच्चे भी आए हुए हैं। बच्चे से लेकर के हमने एक नारा दिया हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी के रोड शो में बम्पर भीड़ जुटी। बीजेपी अब बेहतर की उम्मीद कर रही है, लिहाजा भगवा खेमे की इस खुशी में खलल डालने की कवायद में सियासी विरोधी फौरन जुट गए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी कि मोदी के रोड शो के लिए प्रशासन से जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई। देखिए, हमारी कंप्लेंट जो कि हमने भेजी है इलेक्शन कमीशन को, उसमें ये है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वाराणसी से, जो रोड शो मोदी जी ने आज किया है और जिसमें सब बीजेपी के लोग शामिल, वो रोड शो बगैर इजाजत के किया गया है। बीएचयू से मंदिर तक रोड शो करते हुए गए, जिसकी अनुमति नहीं ली गई। ये कानून का, ये आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है कि प्रधानमंत्री जी के जरिए इस स्तर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाए। बीजेपी इन शिकायतों से बेपरवाह नजर आई। दलील दी गई कि पीएम मोदी तो मंदिर दर्शन करने और भोलेनाथ का आशीर्वाद देने गए थे और ये रोड शो नहीं था, मंदिर जाने का कार्यक्रम था। मंदिर, प्रधानमंत्री जी मंदिर दर्शन करने गए हैं और मंदिर दर्शन किया उन्होंने, और हमने वहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया है। और निराश लोग हैं, निराश और हताशा में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो समाजवादी पार्टी ने बोली है। यूपी में अब आखिरी चरण की लड़ाई बाकी है। ऐसे में वाराणसी यूपी के कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है। इंतजार अब सबको 11 मार्च का है, जब नतीजे सामने आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि तमाम कवायद के बाद आखिर जीत किसकी हुई और कौन चूक गया। विक्रम मिश्रा, एपीएन, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में रोड शो करने के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी का संयुक्त रोड शो भी हुआ। कचहरी में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ रोड शो की शुरुआत हुई। वाराणसी सियासी दिग्गजों का केंद्र बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में विपक्ष बीजेपी को धूल चटाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने रोड शो कर गठबंधन की शक्ति का प्रदर्शन किया। डिम्पल यादव भी इस रोड शो में अखिलेश और राहुल के साथ मौजूद थी। वो बात करना चाहते हैं कब्रिस्तान और शमशान की, हम करना चाहते हैं लैपटॉप और स्मार्टफोन की। कचहरी अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने रोड शो की शुरुआत की। गोलगट्टा से ठीक पहले सीएम अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव भी रोड शो में शामिल हुई। इस रोड शो में हाईटेक रथ पर अखिलेश, राहुल गांधी और डिम्पल यादव मौजूद थे। करीब 10 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान कांग्रेस और सपा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले आगरा, इलाहाबाद और झांसी में दोनों नेता साझा रोड शो कर चुके हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत दोनों नेताओं ने सबसे पहले लखनऊ से अपने रोड शो अभियान का आगाज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो वाराणसी में शनिवार का दिन रैलियों के नाम रहा। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। सियासी दिग्गजों की मौजूदगी से वाराणसी की सियासत पूरे दिन गर्म रही। वाराणसी की रैली में मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए। उन्होंने भाषण की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के दूसरे नेता चुनाव में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर हमलावर माया ने कहा कि वो यूपी के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जरूरी मुद्दों पर बात करने से कतरा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी और सपा कांग्रेस गठबंधन के रोड शो से ये साफ हो गया है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। अब बीजेपी व अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेता लोग रोड शो आदि करके जो सड़कें नापने का काम कर रहे हैं, तो वह उनकी जीत के दावे के खोखलेपन होने के साथ साथ इस चुनाव में इनकी दयनीय स्थिति को भी काफी कुछ दर्शाता है। मायावती ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यहाँ गुंडे बदमाश सरकार चला रहे हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अखिलेश यादव के विकास के दावों पर भी मायावती ने सवाल उठाए। विकास के कार्य भी वर्तमान सपा सरकार में अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। मायावती ने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में खुद की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात से वाकिफ हैं कि बीएसपी यूपी में बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 7 जिलों की 49 सीटों पर शनिवार को वोट डाले गए। छठे चरण में बम्पर वोटिंग नहीं हुई और महज 57% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यूपी में अब आखिरी चरण का मतदान बचा हुआ है, जिसके लिए मतदान 8 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के तहत 7 जिलों की 49 सीटों पर शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही पूर्वांचल की आधी सियासी जंग आज खत्म हो गई। इस दौर में शाम 5 बजे तक 57% मतदान दर्ज किया गया। We have, through our sweep measures, been able to ensure that the voter turnout in this phase, as it stands at 5 p.m., has been 57.03% against 55.04% of 2012। छठे दौर में गोरखपुर और कुशीनगर के साथ साथ बलिया, महाराजगंज, आजमगढ़, देवरिया और मऊ में लोग अपने घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान कई दफा तस्वीरें ऐसी भी आई जो साफ कर गई कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है और लोगों की आस्था इससे कितनी जुड़ी हुई है। ऐसी एक तस्वीर बलिया में देखने को मिली, जहां 108 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती दिखी। तो वहीं कुशीनगर में मतदाताओं को जागरूक करने के इरादे से एक मतदाता घोड़े की सवारी करता आया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़, बीजेपी के हिंदुत्ववादी नेता और सांसद महंत आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, माफिया नेता मुख्तार अंसारी के क्षेत्र मऊ और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के संसदीय क्षेत्र देवरिया में वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया है, जो 11 मार्च को सामने आएगा। वर्ष 2012 में इन 49 सीटों में से एसपी ने 27, बीएसपी ने 9, बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पूर्वांचल की आखिरी जंग के लिए आर पार का नजारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन का दौर तेज है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पूर्वांचल में आखिरी दौर का मतदान निर्णायक साबित होने जा रहा है। आखिरी चरण के लिए मतदान 8 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के दिन सुर्खियों में वाराणसी ज्यादा छा गया, जबकि वाराणसी में 7वें और आखिरी चरण में 8 मार्च को मतदान है।
काशी के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बीजेपी का मोर्चा थाम लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के प्रचार में पीएम जोर शोर से कूदे रहे हैं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र की सीटें उनके लिए प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा तार बिछा के रखा है, ऐसा तार बिछा रखा है कि 11 मार्च को सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को करंट लगने वाला है, तीनों को। बीजेपी के विरोधियों ने काशी में पूरी ताकत के साथ मोर्चा खोल रखा है। उनका इरादा है पीएम के लोकसभा क्षेत्र में पीएम के उम्मीदवारों को हराने का मजा लेने का। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के संभावित चुनाव नतीजों से निराश हैं और हताशा में ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। वाराणसी जिले में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से 5 पीएम के संसदीय क्षेत्र में हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 5 में से शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी और बनारस कैंट की सीटें जीती थीं। इस बार इन तीनों ही सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर कार्यकर्ताओं में विरोध के सुर उभरे थे, इसलिए बीजेपी के साथ ही पीएम की चुनौती बड़ी हुई मानी जा रही है। आखिरी दौर में पूर्वांचल के 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान है। 2012 के विधानसभा चुनाव में इन 40 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 23, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और बीएसपी को 5 सीटें मिली थीं। पूर्वांचल में आखिरी दौर के प्रचार में पीएम मोदी 3 दिन में अपनी 4 रैलियों से क्या जनता का दिल इतना जीत पाएंगे, जिससे 11 मार्च को उनके विरोधियों को करंट लगेगा। गौरव शर्मा, एपीएन, वाराणसी। तो नेता जुमलों में लगे हैं, शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं, शायद इन सब के बीच खो चुके हैं वाराणसी और पूर्वांचल के अहम मुद्दे। यूपी चुनावों के 7वें और आखिरी दौर में सबसे कम सीटों पर मतदान है, लेकिन इसके लिए ताकत सबसे ज्यादा लगी दिख रही है। शक्ति प्रदर्शन में तो हर पार्टी उतरी है, लेकिन सवाल है कि पूर्वांचल के आखिरी दौर के मतदान में वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिन्हें जहन में रखकर वोटिंग हो सकती है। अगर सिर्फ वाराणसी की बात करें तो यहाँ लोगों की 5 बड़ी जरूरतें मानी जा रही है। गंगा की सफाई और उसके घाटों का विकास, शहर में ट्रैफिक जैम और अतिक्रमण की समस्या, बनारसी साड़ी उद्योग का पुनरुद्धार और काशी के पुराने रंग को बरकरार रखते हुए नई जरूरतों के मुताबिक शहर का विकास। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनके पैमाने पर तमाम दलों को जनता तौल सकती है। पूर्वांचल में ऐसे बड़े बड़े सियासी दिग्गज निकलते रहे हैं जिन्होंने राज्य से लेकर केंद्र तक की सत्ता को सुशोभित किया है, लेकिन पूर्वांचल की पीड़ा यही है कि आज भी यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और उद्योग का बुरा हाल है। रोजगार के लिए युवाओं का पलायन हो रहा है और बुनकरों की समस्या खत्म नहीं हो रही। यानी केंद्र और राज्य में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, पूर्वांचल लगातार उपेक्षित रहा है। एक दूसरे पर जुबानी हमले और सियासी ताकत के इजहार से बाहर निकलकर आखिर नेता इन मुद्दों की सुध कब लेंगे? गौरव शर्मा, एपीएन, वाराणसी। और इधर गैंग रेप आरोपी गायत्री प्रजापति को विदेश भागने से रोकने के लिए उनका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है। गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट सस्पेंड करने के लिए शनिवार को भी पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया गया। गायत्री प्रजापति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है और एक तरह से गायत्री प्रजापति के विदेश भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इस बीच पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज लक्ष्मीकांत राठौर ने शनिवार को गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। पुलिस गायत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट पहुंची थी। पुलिस ने कानपुर में गायत्री प्रजापति की तलाश में छापेमारी की। और इधर जालौन में देर रात गिट्टी से भरा एक डंपर अनियंत्रित हो गया, जो सड़क किनारे रहने वाले लोह पिटवा के डेरे पर पलट गया। इस हादसे में वहां पर सो रहे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना को देख डेरे में सो रहे लोगों की नींद टूट गई, कोहराम मच गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में क्रेन के साथ जेसीबी मशीन मंगवाई गई और उसमें दबे लोगों को बाहर निकाला गया। एक डंपर गिट्टी भरकर जालौन आ रहा था।
आगरा में शनिवार देर रात इनोवा और ऑल्टो कार में टक्कर में कार में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई है। आगरा में भगवान टॉकीज से सिकंदरा की तरफ ऑटो कार जा रही थी, तभी सामने से आ रही इनोवा एक महिला को बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ से आ गई और ऑल्टो कार पर पलट गई। हादसे में कार में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इन दोनों में एक्सीडेंट हुआ एसबीटी के सामने, भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। इसमें इंजर्ड लोगों को यहाँ हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें 5 लोग एक्सपायर हो गए। बता रहे हैं इनोवा गाड़ी जो है दिल्ली की तरफ से आ रही थी और अल्टो गाड़ी इधर से बोदला की तरफ जा रही थी। इधर राजधानी देहरादून में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून में बीते साल 80 लोगों ने सुसाइड किया। आखिर क्यों लोग कर रहे हैं अपने अनमोल जिंदगी को खत्म? देखिए वजहों और निदान को तलाशती ये रिपोर्ट। देहरादून की बात करते समय आमतौर पर मन में एक तस्वीर बनती है, एक ऐसा शांत शहर जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के लिए सैकड़ों कॉलेज और इंस्टीट्यूट भी यहाँ मौजूद हैं, जहाँ युवा पढ़ने आते हैं और अपनी जिंदगी संवारने की तरफ भी कदम बढ़ाते हैं। वहीं जब हम पिछले साल के एक आंकड़े पर नजर डालें तो एक भयावह सच सामने आता है। बीते साल देहरादून में आत्महत्याओं के मामले तेजी से बढ़े हैं। लोगों में संघर्ष क्षमता की भारी कमी हो गई है और वो बिना सोचे समझे जिंदगी को अलविदा कहने लगे हैं। नजर डालते हैं खुदकुशी के आंकड़ों पर। देहरादून में आत्महत्या के बड़े मामले। देहरादून में बीते साल 80 लोगों ने किया सुसाइड, 55 पुरुषों और 25 महिलाओं ने की खुदकुशी। लोगों में संघर्ष से निपटने की क्षमता हो रही है कम। इन आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिकता की चकाचौंध के बीच दून में सामाजिक और पारिवारिक ताने बाने में तमाम लोग अकेलेपन के शिकार होते जा रहे हैं। इस दौरान छोटी सी पारिवारिक समस्या घर में कलेश का बड़ा कारण बन जाती है। अपने क्षेत्रों में लोग उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट ना पाने से मानसिक अवसाद के शिकार हो अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। जिनमें से मेन मुद्दा मैं कहूँगी, अगर आप मेल की बात करेंगे, यंग यूथ की बात करेंगे, जनरेशन की, तो मेन मुद्दा आता है उनका करियर और उनका नशा। जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं, जो लोग एल्कोहलिक हैं, एल्कोहल और ड्रग एडिक्शन की वजह से जो अपनी स्टडी कंटिन्यू प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, वही उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठाने की जद्दोजहद में लगे युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। बीते साल हुए खुदकुशी के मामले पर गौर करें तो पुरुषों में 55 वर्ष के किशोरों को लेकर 29 वर्ष के 19 युवाओं ने खुदकुशी कर ली। वही 30 साल से लेकर 44 साल के 27 लोगों ने आत्महत्या की है, जबकि 45 से 59 के बीच 9 अधेड़ों ने भी मौत को गले लगाया। महिलाओं की बात करें तो 14 साल की किशोरियों से लेकर 29 साल की 24 युवतियों ने साल 2016 में खुदकुशी की, जबकि 30 से 44 साल की 9 और 45 से 60 साल की बीच की 2 महिलाओं ने खुदकुशी की। खुदकुशी के संभावित कारण: बीमारी से 2, संबंधी की मृत्यु से 1, दहेज विवाद से 3, तलाक से 1, नशा से 2, पढ़ाई में असफलता के 2 मामले, घरेलू कलह के 12 मामले, प्रेम प्रसंग के चलते 3, गरीबी के चलते 1, बेरोजगारी के चलते 2, अज्ञात कारण से 5 और अन्य कारणों से 4। खुदकुशी के बढ़ते मामलों के लिए देहरादून मेडिकल कॉलेज में न्यूरो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता का मानना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का संघर्ष का जज्बा कम होने लगा है। खासकर युवा वर्ग में आत्महत्या के बढ़ते मामलों के पीछे पढ़ाई का बोझ और माता पिता की महत्वाकांक्षाएं सबसे बड़े कारणों में एक है। ऐसे में लोग जरा सी ठोकर लगने पर खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। नतीजा, मौत को गले लगाकर अनमोल जिंदगी की सांसों पर लगाम लगा देते हैं। पेरेंट्स को बच्चे को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं, खासकर अपने रिश्तेदारी में, पड़ोसियों में, कि उसका बच्चा ये कर रहा है, तुम कुछ नहीं करे, तो वो बच्चा 8 घंटे पढ़ता है, तुम 2 घंटे भी नहीं पढ़ते हो, तो ये कंपैरिजन और बार बार टोकने से बच्चे को फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। जिंदगी है तो जरूरतों के लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी। हर नामी शख्स ने जीवन की विपरीत धार में भी बखूबी तैरकर अपनी कामयाबी का रास्ता बनाया है। अपनी प्रतिभा से खुद के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए खास मुकाम हासिल किया है, और ये जीते जी ही हो सकता है, मौत को गले लगाकर नहीं, क्योंकि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं। योगेश सेमवाल, APN देहरादून।
देश में सबसे मालदार नगर निगम बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने के लिए शिवसेना का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार वो नहीं खड़ा करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान किया कि पारदर्शिता के आधार पर बीजेपी शिवसेना को समर्थन देगी। लंबी खींचतान के बाद अब एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी कलबहियां डाले घूमने को तैयार है। बीजेपी ने खुद को बीएमसी के मेयर पद की लड़ाई से अलग कर लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बीएमसी में विपक्ष में नहीं बैठेगी, वो शिवसेना का साथ देगी, लेकिन अगर पारदर्शिता की जरूरत पड़ी तो वो विरोध का रुख भी अपनाएगी। इस रूप में हमारे नगर सेवक महानगर पालिका में काम करेंगे। जो मुंबई के हित के प्रस्ताव होंगे, उन प्रस्तावों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से शिवसेना को मदद करेगी, लेकिन जहां पर पारदर्शिता का प्रश्न होगा, वहां पर किसी भी छोर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता को कायम करने के लिए मुंबई की महानगर पालिका में लड़ाई करेगी। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को शानदार प्रदर्शन के बावजूद बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को 227 सीटों में से 82 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 84 सीटें हासिल हुई थी। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना ने साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र का मेयर ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी शिवसेना का ही होगा। शिवसेनेने मुंबई का महापौर पद के लिए, मेयर पद के लिए विश्वनाथ महाडेश्वर का नाम उद्धव ठाकरे साहब ने आज डिक्लेयर किया है और डिप्टी मेयर के लिए हिमांगी वर्लीकर का नाम तय किया है। मुंबई का मेयर और डिप्टी मेयर जो परंपरा रही है शिवसेना का ही रहेगा और कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता। मेयर पद को लेकर शिवसेना को कांग्रेस का समर्थन दिए जाने की खबरें भी आई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। 8 मार्च को बीएमसी की पहली बैठक में नए मेयर का चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक कर लेते हैं मुंबई का। कुशल पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं। कुशल, किस तरह से देखा जाए, अभी तक तनातनी थी बीजेपी और शिवसेना के बीच, लेकिन अब सहमति बन गई है, मेयर पद को लेकर बीजेपी समर्थन देगी शिवसेना को। जी, मुंबई में बीएमसी इलेक्शन के लिए जो महापौर के पद का नामांकन की आखिरी तारीख थी वो कल थी 4 मार्च की, और वो खत्म हो चुकी है। और हमने देखा कि जो नामांकन की आखिरी तारीख थी उस दिन बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी का कहना है कि वो महापौर और उप महापौर के लिए अपने उम्मीदवार सामने नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये पद नहीं चाहिए क्योंकि वो शिवसेना को समर्थन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि शिवसेना को बहुमत से जनता चुन के लाई है, तो इसीलिए वो शिवसेना का समर्थन देंगे और सत्ता में भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो शिवसेना है उन्हें समर्थन दे और सत्ता चलाने में उनकी मदद करे। हालांकि बीजेपी ने कल एक बात साफ बयान की कि पारदर्शिता का जहां तक मामला आता है तो इसमें कोई समझौता नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी जो है अपने इंटेंशंस क्लियर रख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थायी समिति में उन्हें कोई भी स्थान नहीं चाहिए। तो इससे पता चल रहा है कि बीएमसी की जो पावर है एक तरह से शिवसेना को वो देना चाहता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को लोगों ने चुना है, हालांकि 2 ही मत से आगे है, 2 ही सीटों से आगे है, लेकिन शिवसेना को वो चाहते हैं कि सपोर्ट दे, क्योंकि लोगों को जो है ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो अगर उन्हें ट्रांसपेरेंसी शिवसेना में दिखती है तो शिवसेना को वो सपोर्ट करेंगे, जनता के फैसले का आदर करेंगे। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी की बात की जाए तो दोनों ने कल अपने अपने अलग अलग बयानों में कहा है कि पब्लिक मैंडेट का इसमें अपमान हुआ है, क्योंकि लोगों को पहले जुटाना कि वो लोग गठबंधन में नहीं आ रहे हैं, शिवसेना और बीजेपी, और बाद में इसी बात पर उन्हें लोगों के वोट पाना, अटेंशन सीख करना और उसके बाद गठबंधन करना जो इलेक्शन के बाद आखिरी तारीख के दिन। इससे पता चलता है कि दोनों के इंटेंशंस किस तरह के थे और किस तरह से पब्लिक मैंडेट का वायोलेशन उन्होंने बताया है। लेकिन और एक बात सामने आ रही है कि बीजेपी सरकार का कहा जा रहा था कि मिड टर्म इलेक्शंस के लिए तैयार होना एक अलग बात है, लेकिन उन्हें इस वक्त समर्थन चाहिए था और शिवसेना से उन्हें समर्थन जुटा हुआ था। तो अब शिवसेना ने अगर सत्ता में समर्थन दिया हुआ है तो उन्हें, उनका कहना था कि जो बीएमसी इलेक्शन है उसमें साफ पता चलता है कि अगर भी 2 मत से 2 सीट से आगे है शिवसेना तो भी उन्हें समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं और जनता को उनका काम पसंद आ रहा है। हमने देखा था कि दोनों पार्टियों ने गठबंधन के लिए मनाई कई बार की थी, लेकिन एक बात साफ तौर पर पता चली है कि गठबंधन जो है पहले की स्थितियों जैसे ही हुआ है। पहले भी ऐसे सिचुएशंस आए थे कि शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन के लिए मना किया था, लेकिन बाद में जाके वो गठबंधन में वापस आ गए हैं। तो इस बार भी वही होता दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ने कल एक बात साफ कही थी
कि वो सिर्फ अगर शिवसेना का महापौर और उप महापौर होता है तो उसी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी कल 2 नॉमिनेशन फाइल किए थे अपने महापौर और उप महापौर के पद के लिए। तो अब जब दोनों पार्टियों के दावेदार सामने आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि क्लियर पब्लिक मैंडेट और जो है मेजॉरिटी पार्टी होने के कारण शिवसेना को जो मेयर का पद मिलेगा और उप महापौर का भी पद शिवसेना को ही मिलेगा। तो अब ये देखने की बात है कि आगे अब किस तरह से बीजेपी सपोर्ट करती है, और लोकायुक्त में एक पद मांगना ये एक छोटी सी बात मानी जा सकती है जो शिवसेना ने बीजेपी के डिमांड्स फुलफिल करने में एक समर्थन दिया है। तो कहा जा सकता है कि अब बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर ना ही सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की सत्ता चलाएंगे लेकिन बीएमसी में भी साथ में आएंगे, इतने सब गठबंधन की टूटने की बातें होने के बावजूद। चलिए अब बात झारखंड की भी कर लेते हैं। झारखंड की बड़ी खबरें जानने के लिए सीधा रुख करेंगे रांची का। हमारे सहयोगी रफी सामी मौजूद हैं। रफी, जानना चाहेंगे आपसे झारखंड से क्या कुछ बड़ी खबरें आज? जी, झारखंड की अगर महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो झारखंड की सर्वोच्च परीक्षा जेपीएससी के छठवें पीटी में जिस तरह से आरक्षण का पालन नहीं किया गया है, आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है, इसको लेकर के विवाद जो है लगातार झारखंड में जारी है। चाहे वो छात्र संगठनों की बात करें या फिर विभिन्न विपक्षी पार्टियों की बात करें। जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आरक्षण को ध्यान नहीं रखना, दूसरा अभी झारखंड सरकार के द्वारा जिस तरह से शिक्षा नियुक्ति की जो विज्ञापन निकाली गई है उसमें त्रुटि का विवाद लगातार जारी है। इन दोनों मामलों को लेकर के झारखंड के कई छात्र संगठन आंदोलनरत है, लगातार सड़कों पर उतर करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर ध्यान दे सरकार। जो अभी शिक्षा नियुक्ति बहाली के जो विज्ञापन निकाले गए हैं उसमें जो त्रुटियां हैं उसे ठीक करे। छात्रों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी आंदोलनरत है और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। इसी कड़ी में आज भी कई विपक्षी पार्टी सड़कों पर उतरेंगे, कई छात्र संगठन सड़कों पर उतरेंगे। जहां तक झारखंड विकास मोर्चा की बात है तो लगातार मोर्चा जो है आंदोलन करता चला रहा है। कई बार हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत राजभवन मार्च किया गया है, सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया गया है। आज झारखंड विकास मोर्चा इसी मुद्दों को लेकर के कैंडल मार्च निकालेगी रांची में और सरकार को ये बताने की कोशिश करेगी कि जो ये गलतियां हैं, जो पीटी परीक्षा में जो आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो शिक्षा बहाली में विज्ञापन में जो नियुक्ति में जो विज्ञापन में त्रुटियां हैं उसे दुरुस्त करे, ठीक करे, नहीं तो आंदोलन उग्र होगा, जिसे लेकर के कैंडल मार्च है, रोड मार्च है और छात्र संगठन और झारखंड विकास मोर्चा संयुक्त तत्वाधान में एक आंदोलन फिर से आज सड़कों पर उतरने की लेकर के तैयार है। वहीं अगर हम दूसरी खबरों की बात करें तो झारखंड की जो सदान समाज है, सदान संघर्ष मोर्चा जो है वैश्य समाज के जो के अधीन जो है वो लगातार सरकार से आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन करती चली आ रही है और लगातार ये बात करती चली आ रही है कि 27% आरक्षण उनकी जातियों को, उनके समाज को दिया जाए ताकि उनका विकास हो सके। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के झारखंड सदान मोर्चा की आज बैठक होने वाली है और राज्य में जिस तरह से जो त्रुटियां हैं उन्हें लेकर के वो राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी में। बिल्कुल रफी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से झारखंड की बड़ी खबरों को हमें बताने के लिए। और इसी के साथ वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं फास्ट खबरों पे। कन्नौज में डिंपल यादव ने जौनपुर में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली में डिंपल ने कहा कि मोदी के मन की बात झूठ है, 3 साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो तय है कि आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। गाजीपुर में बसपा के अफजाल अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ गई है, उनका ब्लड प्रेशर हाई है क्योंकि जीत उन्हें दिखाई नहीं दे रही। रामपुर में आजम खान ने मोदी के रोड शो पर निशाना साधा और कहा कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार वाराणसी में पड़ी है और मोदी वाराणसी के नुक्कड़ नेता की तरह प्रचार कर रहे हैं।